अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मुआहदे के हवाले से, फिर उसके साथ साथ मिसाक़ जमहूरियत की वज़ीर आज़म ने दावत दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल हम सबसे पहले ये बात करेंगे और एक बेवा की आवाज़ को यहाँ पर उठाएंगे जिनसे हमारा रब्ता हुआ। तो उन्होंने बताया कि 2024 में उनके साथ एक रजिस्ट्री हुई, लेन देन का एक ज़मीन का मामला हुआ लेकिन रकम सारी अदा नहीं की गई। ये मामला अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस शख्स का है, और ये आपने इससे कबल देखा होगा कि 3 FIR दर्ज हुई हैं मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं साकिब चद्दर साहब, जो कि एक और मामले के अंदर भी जो है वो मुलव्विस हैं, उस मामले पे भी उन पर FIR दर्ज हुई है। अब जो तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो ये एक्सक्लूसिव हैं और दूसरा ये हमने जब राब्ता किया उन खातून से जिनका नाम मारुख है, जिनकी ये ज़मीन थी जो इन्होंने ख़रीदी, और उसके बाद ये क्लेम मारुख साहबा की जानिब से किया गया कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गए और वो चेक कैश नहीं हुए। अब ये तमाम तफसील आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद साकिब चद्दर साहब से जो हमारा राब्ता हुआ उनका मौक़िफ़ क्या रहा या उन्होंने क्या कहा इसके जवाब में, वो भी आपको बताऊँगा। अब एक तो आपने ये देखना है कि ताकत किस तरह मामलात को या हालात को अपनी तरफ माइल कर लेती है। ये साकिब चद्दर साहब वही हैं जिनके इंटरव्यूज़ अब दोबारा आकर वायरल हुए, जो कि गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के हवाले से मुलव्विस पाए गए थे। फिर उसके बाद वो असम्बली का हिस्सा बन गए इलेक्शन लड़ने के बाद, और फिर उन पर एक जो है मोमना इकबाल साहिबा की जानिब से भी एक कानूनी जंग उनके साथ चल रही है, और अब फ्रॉड और जगह पर कब्जे का मुकदमा सामने आया है। अब ये जो मामला था ज़मीन का, ये मैं चाहूँगा कि रजिस्ट्री अभी स्क्रीन पर आप देखेंगे और उसके अंदर आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी कि ये मामला हुआ क्या। 2024 के अंदर डेविस रोड लाहौर पर एक जो है वो ज़मीन का लेन देन हुआ। ये रजिस्ट्री आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मारुख जो साहिबा हैं वो बेवा हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। उनसे ये ख़रीदी गई ज़मीन डेविस रोड वाली, और टोटल जब ये ज़मीन ख़रीदी गई तो उसके 7 चेक दिए गए। मारुख साहिबा से हमारी जब बात हुई, ये आप स्क्रीन पर जो इस वक्त फोटो देख रहे हैं, मैं ज़रा इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें 4 लोगों के इस रजिस्ट्री पर साइन थे। एक आरिफ अली, मोहम्मद साकिब खान, ज़ुहैर अकबर और सैयद हैदर अली वल सैयद सादत अली शाह। अब हमने जब मारुख आरिफ साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि 7 चेक दिए गए थे और सारे कैश नहीं हुए। वो मैं ज़मीन का आपको, ये वो 7 चेक हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और फिर ये सैयद हैदर अली साहब ने हमारे साथ ये चेक और सारा डाटा शेयर किया। अब टोटल जो 7 चेक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस ज़मीन के लेन देन के हवाले से जो है वो दिए गए जब ये ज़मीन या जब ये प्रॉपर्टी ली गई, और रजिस्ट्री पर ऊपर लिखा गया कि तमाम रकम जो है वो वसूल कर ली गई। यानी मामले को इस तरह टेक्निकली तौर पर जो अब तक समझ आ रहा है कि वो लिखा गया कि तमाम, रजिस्ट्री के ऊपर लिखा गया कि तमाम रकम जो है वो वसूल कर ली गई है, ये ऊपर लिखा गया। इसी के अंदर रजिस्ट्री के अंदर नीचे जाकर एक जगह लिखा गया कि ये चेक्स दिए गए हैं जो मुख्तलिफ डेट्स पर जाकर कैश होंगे। ये टोटल जो है वो 5 चेक 44 करोड़ के थे, जिसमें से 3 जो है वो डिसऑनर हुए हैं, और ये जो 3 डिसऑनर हुए हैं ये 9 करोड़ के 3 चेक हैं, और जो 27 करोड़ रुपया टोटल बनती है, और इन्हीं 3 पर 3 FIR दर्ज हुई हैं। अब ज़रा ये आपको मैं इसकी तफसील बता देता हूं, जो अब स्क्रीन पर रजिस्ट्री की कॉपी आप देख रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि प्लॉट मज़कूरा पर कोई किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई वगैरह ना है, नीज़ कलमी तहरीर को दुरुस्त तस्लीम किया जाए। और फिर आगे आप देखेंगे ये चेक लिखे हुए हैं। एक चेक का नंबर है 54855950, एक का है 54855952, और एक तीसरे चेक का है 54855953 और 54 और 51। ये 5 चेक थे जो टोटल उसके अंदर मेंशन किए गए। इन 5 में से 3 चेक्स पर FIR दर्ज हुई है। जरा FIR की कॉपी अब जरा स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कीजिएगा। ये 44 करोड़ जो है वो चेक के जरिए देने थे, ये 5 जो चेक थे उनकी सूरत में, लेकिन 27 करोड़ नहीं आ सके। वो 3 चेक जो है वो डिसऑनर हो गए हैं। आप जरा चेक जो डिसऑनर हुए हैं वो आपके सामने चलाते हैं, जरा वो मामले को देखिएगा। और ये सारी तफसीलात हमें मारुख साहिबा ने खुद दी हैं। इसमें एक चेक जो है वो चेक नंबर 54855950 है, और इसकी डेट है, जो डेट जिस पर लिखकर ये चेक दिया गया वो आप देख रहे हैं इस वक्त 14/4/2026 है, और ये 9 करोड़ का चेक है।
अब ये चेक रिटर्न मेमो भी आप इस पे देखेंगे कि ये जो है वो डिसऑनर हुआ। जब ये डिसऑनर हो गया तो उसके बाद फिर इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब जरा दूसरा चेक भी है, उसका नंबर जो है वो 54855951 है। ये 15/4/2026 की डेट पर जारी किया गया। ये आप इस वक्त देख रहे हैं और इसके नीचे आप स्लिप भी देख रहे हैं कि ये मतलब क्लियर नहीं हुआ, ये भी डिसऑनर हो गया और ये उसका मेमो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तीसरा चेक भी आपके सामने रखते हैं और ये डॉक्यूमेंट पर बात हो रही है, डॉक्यूमेंट के बगैर कोई बात नहीं हो रही। और ये डॉक्यूमेंट वो जो मारूख साहबा ने हमें खुद प्रोवाइड किए हैं। इस चेक का नंबर है 54855952 और ये जो तारीख दी गई थी इस पर कैश होने के लिए 16/4/2026, ये भी 9 करोड़ का है और ये भी डिसऑनर हो गया और ये भी क्लियर ना हो सका। अब ज़रा नाज़रीन, मामला ये है कि ये एक बेवा खातून का मामला है और ये मामला जो FIR दर्ज हुई है, ये मामला 2024 का है, लेकिन FIR अब आकर दर्ज होती है जब दीगर केसेस भी उन पर चल रहे हैं। अब इसमें हमने साकिब चद्दर साहब से रब्ता किया क्योंकि एक पार्टी का मौक़िफ़ हम तक आ गया, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना ज़रूरी था। एक वीडियो उन्होंने हमारे साथ शेयर की जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो जब हमें साकिब चद्दर साहब ने भेजी तो हमने ये देखा कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि आपने तमाम रकम वसूल कर ली है और ज़बरदस्ती आपसे नहीं हो रही। ये बल्कि आपको दिखा भी देते हैं वीडियो जिसमें ये तमाम गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद अगला मौक़िफ़ साकिब चद्दर साहब का क्या था जब हमने चेक की बात की, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये वीडियो सुन लें और देख लें। अब नाज़रीन, ये उसके बाद जो चेक हमें मौसूल हुए मारूख साहिबा की जानिब से, वो तमाम डाटा हमने फिर साकिब चद्दर साहब जो कि MPA हैं PMLN के, उनको हमने ये भेजा और रजिस्ट्री पर भी उनसे बात की और चेक्स पर भी उनसे बात की। उन्होंने हमारे वो तमाम मैसेजेस देख लिए, सुन लिए और हमने उनको बार बार ये दावत दी कि आप पर जो इल्ज़ामात हैं आप उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें। और वो मौक़िफ़ भी इस वक्त स्क्रीन पर जो हमारी टीम की उनसे बात हुई है वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो तमाम मैसेजेस और तमाम जो सबूत दूसरी पार्टी की जानिब से आए उन तक भेजे गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई मौक़िफ़ जमा नहीं कराया और ना ही इस पर कोई मौक़िफ़ दिया। हाँ, उससे कबल एक वीडियो उन्होंने ज़रूर शेयर कर दी जो हमने आप तक दिखाई है। असल मामला यह है कि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि जिसके पास ताकत है कानून भी उसके साथ होता है। हमें अब तक बुनियादी तौर पर जो मारूख साहिबा की जानिब से डाटा मौसूल हुआ वो एक बेवा, उनकी कोई औलाद नहीं, और एक मामला जो कि उनके साथ प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाले से हुआ जिसमें उनकी सुनवाई अब जाकर हुई है और वो अपने तमाम सबूत भी मंजर आम पर ला रही हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो कि मेंबर पार्लियामेंट है सूबाई असम्बली का, उसका इस वक्त हुकूमती जमात से ताल्लुक है, उस पर इससे कबल मोमिना इकबाल साहिबा के साथ एक मामला चल रहा है, कानूनी जंग चल रही है। अब कब्जे का मामला भी जो है उन पर सामने आ गया है। सो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर साकिब चद्दर साहब अपनी राय या अपना मौक़िफ़ कोई सामने रखना चाहें, इसके हवाले से कोई सबूत या अपनी इन इल्ज़ामात की तरदीद करना चाहें या इल्ज़ामात पर कुछ बोलना चाहें, तो हम बार बार उनको दावत देते रहे हैं, अब भी कह रहे हैं और मुस्तकबिल में भी अगर आकर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन एक ऐसा मामला, और हमारे यहाँ हमें ये मालूम है कि जो प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, जो अदालती मामलात होते हैं, वो काफ़ी लिंगर ऑन हो जाते हैं और उसके अंदर फिर जिसके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं वो कंफर्टेबल रहता है। इस चीज़ का फैसला भी अदालत ने करना है, हम फैसला नहीं कर रहे, ना ही हम अपनी कोई राय दे रहे हैं। हमें एक मुतासरा खातून की जानिब से जो डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें रजिस्ट्री है, जिसमें चेक्स हैं, तमाम तफसीलात हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जब मामला इतने हाई लेवल पर डिस्कस हो रहा होता है, जब इतने हाई लेवल पे लोग जो कि मेंबर पार्लिमानी असम्बली हों वो किसी कब्जे के अंदर उन पर इल्ज़ाम हो कि वो इन्वॉल्व हैं, या उन पर यह इल्ज़ाम हो कि वो किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे मोमिना इकबाल साहबा ने इल्ज़ाम लगाए, और या धमकियां दे रहे हैं या जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो वहां पर वो टेस्ट केस बनता है। और जो रेड लाइंस खुद इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से बताई गई, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, ये इल्ज़ामात बताते हैं कि ये रेड लाइंस अबूर हो गई हैं। खातून का मामला भी एक आ गया बीच में और दूसरी खातून का मामला भी आ गया जिनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। सो अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस केस का फैसला होता है और फिर इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्या क्या सबूत पेश किए जाते हैं
और ये प्लेटफॉर्म मैं एक बार फिर कह रहा हूँ सदर साहब के लिए हाजिर है। वो अपना मौक़िफ़ अगर पब्लिक करना चाहें या ये जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, ये जो दस्तावेज़ात हमने अभी सारी चलाई हैं, इस पर भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम उनसे राब्ते में हैं, अगर वो वापस रब्ता करते हैं तो अपने नाज़रीन तक वो मौक़िफ़ भी ज़रूर पहुँचाएँगे। नाज़रीन, अब एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो क्या 24 घंटे के अंदर कोई डील साइन होने जा रही है, इस पर तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन समझ रही थी। एक ऐसा खित्ता जो चंद हफ्ते पहले जंग, मिसाइलों और धमकियों की जद में था, जिसकी वजह से आलमी मईशत की सांसें उखड़ रही थी, अब पाकिस्तान की वजह से अमन मुआहदे के करीब है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा अमन मुआहदा अब तकमील के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कल मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब होगी, जबकि अगले हफ्ते तकनीकी मुज़ाकरात के जरिए इसके अमली खदोखाल तय किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह पैगाम रीपोस्ट किया है, जबकि सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। यह वो पेशरफ्त है जिसने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को आलमी सतह पर नुमाया कर दिया है। एक ऐसा किरदार जिसने तसादुम के माहौल में मुकालमे के दरवाजे खोले और दुश्मनी के बयानिए को मुज़ाकरात की मेज तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि इस मुआहिदे में आखिर क्या शामिल है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदा पहले अबूरी नौइयत का होगा, जिसने आबनाए हरमज़, जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल होगी, जबकि जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बाद में होंगे। एक्स पर अब्बास अराक्ची ने मुआहिदे को ईरान की फतह करार देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम अपने आखिरी मरहले में है, जबकि ईरानी और अरब मीडिया के मुताबिक ज़ेर गौर 14 नकाती मफाहमती यादाश्त में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, ईरान पर आयद बास पाबंदियों में नरमी, 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासों की मरहलावार वापसी, आबनाए हरमज़ की बहाली, बहरी नाकाबंदी का खात्मा और 300 अरब डॉलर तक के इक्तिसादी ताउन के मंसूबे शामिल हैं। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे पर 60 रोज़ा मुज़ाकरात की तजवीज़ भी मौजूद है, लेकिन इतना ही अहम यह जानना है कि इस मुआहिदे में क्या शामिल नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में मुजामती गिरोहों की हिमायत मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा नहीं होंगे। यानी मुआहिदा बुनियादी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी, मुआशी बहाली और पाबंदियों में नरमी तक महदूद रहेगा। इतलात हैं कि अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इस मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो सकते हैं। ईरान की ख्वाहिश है कि दस्तखत किसी मगरबी या यूरोपीय मुल्क में हो, ताकि मुआहिदे को बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत, आलमी कबूलियत और सिफारती वजन हासिल हो। यही वजह है कि जिनेवा को मुमकिना मकाम के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल इस मुआहिदे का फरीक नहीं, लेकिन वो अमरीकी शराइत की हिमायत करता है, मगर दूसरी जानिब वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी जारी रखे हुए है और जनूबी लबनान में इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। ऐसे में क्या जिनेवा में होने वाले मुमकिना दस्तखत एक नए दौर का आगाज साबित होंगे, या लबनान पर जारी हमले एक बार फिर इस अमल को खतरात से दो चार कर सकते हैं? इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के पाकिस्तान के साबिक मंदूब, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, एक तो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से 24 घंटे में 2 दफ़ा कहा गया कि ये मुआहिदा होने जा रहा है और जो इस्लामाबाद टॉक्स में बातें हुई वो तय होने जा रही हैं। फिर दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने जा रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ें सामने आई, मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो कहा जा रहा है कि इस मुआहिदे के बाद ईरान ये करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा, और अमेरिका ये करेगा कि जो मुंजमद असास हैं उनमें नरमी और जो पाबंदियाँ हैं उसमें नरमी की जाएगी, और बाकी मामलात को आगे जाकर डील किया जाएगा। अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि माजी में हमने ये खबरें भी ब्रेक होते हुए सुनी कि चंद घंटों की दूरी पर है मुआहिदा, अब तो फिर भी 24 घंटे मौजूद हैं दस्तखत होने में, तो आपको लगता है कि अब ये ज़्यादा मामला संजीदा हो गया है और इस दफ़ा जो काउंटडाउन शुरू हुआ है उसमें ये दस्तखत हो जाएंगे? जी, मेरी नज़र में जो बयानात आए हैं दोनों तरफ, उससे तो यही नज़र आता है कि मुआहिदा बहुत यानी कि करीब है या हो गया है, और उसमें अब कोई फाइनल नुक्ते मेरे ख्याल में प्रोसेस के हैं कि अप्रूवल्स ईरान की तरफ से और फिर अमेरिका की तरफ से। मेरे ख्याल में वो फाइनल प्रोसेस जो होता है जिसमें एक फ़ैसला करने के लिए पूरा कंसेंसस होने जाता है हुकूमत में, तो उस किस्म के मेरे ख्याल में कोई प्रोसेस के सवालात रहते हैं। पर जो मोटी मोटी बातें हैं उस पर नज़र आता है कि दोनों ने
कुछ मुआहदा कर लिया, कुछ एग्रीमेंट कर ली है, समझौता कर लिया है। लेकिन अब आपका एक तवील जो है वो सफारती करियर है, आपने बहुत से मुआहदा होते हुए देखे, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया को एक चोकिंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बात यह है कि ये मुआहदा सस्टेन कितना अर्सा करेगा, या दोनों अपनी अपनी जो शराइत हैं जो मुआहदे में रखी जाएंगी उस पर कितनी देर तक अमल दरामद करेंगे। जो ट्रस्ट डेफिसिट कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि फिर ये जो मुमकिना मुआहदे की तफसीलात सामने आ रही हैं, ये कितने अरसे तक सस्टेन कर सकता है फिर? जी, अब तो ये मेरे ख्याल में आगे चल के ये ज़ाहिर होगा। मेरी नज़र में बेहतर होगा अगर ये मुआहदा किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी या सलामती काउंसिल से इसकी अप्रूवल हो जाए, तो उससे फिर मुआहदा एक लीगली बाइंडिंग हो जाता है, जिसको फिर तोड़ना मुश्किल होता है। मेरी नज़र में मज़ाकरात इसके बाद में अगर जंग बंदी मुकम्मल हो जाती है, हॉर्मुज़ खुल जाता है, अमेरिकन ब्लॉकेड हट जाता है, फिर जो मज़ाकरात चलेंगी वो जो ईरान की जौहरी प्रोग्राम के बारे में और जो उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं उसके बारे में। तो अब ये इस दरमियान ये वक्त में ये 30 या 60 दिन जैसे कह रहे हैं, इस दरमियान यानी कि बहुत एक फ्रेजाइल सिचुएशन होगी, जिसमें हमने यही देखना होगा कि वापस से कोई जंग शुरू ना हो जाए या इसको कोई सैबोटाज ना करे। ठीक है, सैबोटाज ना हो जाए। लेकिन एक मैं आखिरी चीज़ आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान का ब्लॉक भी स्ट्रॉन्ग है इस मुज़ाकराती अमल को लेकर। पाकिस्तान अकेले तो नहीं था, उसके साथ साथ उसने तमाम 2 ममालिक को भी साथ रखा। इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदीया है, विजिट्स भी किए गए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ के पाकिस्तान के साथ जो कम्युनिकेशन की विंडो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना के साथ भी, और फिर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के साथ भी जो विंडो है कम्युनिकेशन की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपको लगता है कि कोई ऐसे ममालिक भी हैं इसराइल के अलावा जो ये चाहते होंगे मिडल ईस्ट के अंदर कि ये मुआहदा ना हो, और वो जो 28 फरवरी को जंग शुरू की थी, जो तब टारगेट रखा गया था, वो अचीव किया ही जाए? ये मेरी नज़र में तो जो खलीज के ममालिक हैं वो तो सब चाहते हैं कि जंग रुक जाए। जब जंग जारी थी तो उसमें शायद कुछ लोग थे वो समझते थे कि हमले करने के से कुछ ईरान में तब्दीली आ जाए, उनके रिजीम में तब्दीली आ जाए, पर वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबके हक में है कि ये मुआहदा हो जाए और सीज़ फायर हो जाए और हॉर्मुज़ खुल जाए। तो मेरे ख्याल में वो सबके हक में है। जो यानी आप ये समझते हैं कि बाय द टाइम वो अंडरस्टैंडिंग बाकी तमाम ममालिक में भी डेवलप हो गई, जिनके हवाले से पहले खबरें ये चलती थी कि वो अमेरिका को ये कह रहे थे कि आप जो है वो इस अटैक को करें भी और वो नताइज भी हासिल करें जो वो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और फिर बात करेंगे मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने दावत दी, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर मिसाक़े जमहूरियत की गूंज सुनाई दी है। माजी गवाह है कि ऐसा मुआहिदा मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम के भंवर से निकाल सकता है। ये वही रास्ता है जिसने माजी में भी पाकिस्तानी जमहूरियत को नई जिंदगी दी थी। 14 मई 2006 को लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए एक मुश्तरका दस्तावेज पर इत्तफाक किया था। आज 20 साल बाद एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे डाली है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आजम ने ऑपोजिशन को दावत दी कि आए मिसाक़े मईशत और मिसाक़े जमहूरियत की तरफ बढ़े। उनका कहना था कि सियासत अपनी अपनी, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, भाई नहीं। सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाक़े जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक़े जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक़े मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन
इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये दरअसल एक नई मफामती पेशकश है, मगर सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इसे कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पहली बार नहीं। अगस्त 2022 में भी शहबाज शरीफ ने सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की पेशकश की थी। फिर 14 अगस्त 2025 को कौमी डायलॉग की दावत दी गई। दिसंबर 2025 में भी सियासी डायलॉग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात और मिसाक जमहूरियत की बात की गई, मगर हर बार बात आगे बढ़ने से पहले ही रुक गई। वजह क्या थी? बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तवज्जो हमेशा एक ही नुक्ते पर मरकूज रही, बानी की रिहाई, बानी की सेहत, बानी से मुलाकात और बानी के इलाज के मुतालबात। अभी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, मगर शराइत वही सामने हैं जिनका मरकज कौमी इस्तेहकाम नहीं बल्कि एक शख्सियत बन जाती है। इसी नुक्ते के गिर्द तहरीक इंसाफ की सियासत घूमती है। एहतजाजी सियासत के तहत 27 अगस्त 2025 को कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए। पार्लिमानी अमल से फासला बढ़ा। हुकूमत की मुखालिफत और एहतजाज पार्टी का मरकजी बयानिया बन गया। लेकिन क्या इस हिकमत अमली ने पार्टी को मजबूत किया या मजीद तकसीम कर दिया? आज तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात, धड़ेबंदी, इख्तियारात की कशमकश और इंतशार की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अलीमा खान की मुबैना मुदाखलत पर सलमान अकरम राजा को वजाहतें देनी पड़ती हैं। जरा के मुताबिक सुहेल आफरीदी पर दर्जनों अरकान अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब एक जमात अपने दाखिली बहरानों से निपटने में मसरूफ हो तो क्या वो कौमी सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई बड़ा किरदार अदा कर सकती है? वजीर आजम एक बार फिर मुफाहमत का हाथ बढ़ा रहे हैं, मगर क्या तहरीक इंसाफ मिसाक जमहूरियत को अब भी शजरे ममनुआ समझेगी? क्या बानी की रिहाई और मुलाकातों के मुतालबात कौमी इस्तेहकाम से ज्यादा अहम रहेंगे? इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद खान न्याजी साहब, एक तो हुकूमत ये समझती है कि बानी पीटीआई आपके लिए कौमी जो सियासी इस्तेहकाम है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही है क्या? और फिर वो कहते हैं कि आके कौमी मसाइल पर बात करें, छोड़े बानी पीटीआई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक, एक बात आप जहन में रखें, चाहे नेशनल असम्बली के अंदर हो या नेशनल असम्बली के बाहर हो, हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, और हमने हमेशा पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात की है, हमने हमेशा इकोनॉमी की बात की है, हमने जमहूरियत को मजबूती की बात की है, हमने इदारों की मजबूती की बात की है, और हमने साफ और शफाफ इलेक्शन की बात की है। और जहां तक खान साहब के केसेस का ताल्लुक है या बाकी केसेस का ताल्लुक है, हमने ये कहा है कि अदालतें इंसाफ करें, हमें कोई NRO नहीं चाहिए या हमें कोई बैक डोर से ऐसे चैनल्स नहीं चाहिए जिसमें हमें कहें कि हम जी इन मुकदमा से हमें बरी कर दिया जाए। हम कहते हैं कि हमारे मुकदमात को मेरिट पे देखा जाए, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, और उनमें डिलेइंग टैक्टिक्स भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि जब भी उनको अदालत बुलाती है तो प्रोसिक्यूशन वहां पे आती नहीं है, तो उसकी वजह से केस जो है वो फिर लिंगर ऑन हो जाता है। तो हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान के वजूद की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, नौजवानों की बात की है, किसान की बात की है, मजदूर की बात की है, हमने तो आजाद मीडिया की बात की है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कोई जैसे पहले माजी में होता रहा। वैसे अमजद खान न्याजी साहब, कता कलामी की माजरत, ये बिल्कुल बातें हर जमात करती है, लेकिन आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जब से इलेक्शन हुए हैं कोई भी एहतजाज महंगाई के खिलाफ नहीं किया। वो बानी के लिए जान कुर्बान करने की बात करते हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर तो कोई एहतजाज नहीं किया। नहीं, अभी लास्ट जो है फ्राइडे जो था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने पूरे पाकिस्तान में महंगाई के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए हमने बाकायदा प्रोटेस्ट मुनक्किद किए हैं, और प्रेस क्लब के सामने, प्रेस क्लब तक आपको भी पता है लाहौर में तो जाने ही नहीं दिया गया, वहां से गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को उठा के थानों में बंद कर दिया है, जो माहौल बनाया गया। हम तो हर फोरम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम तो पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की बात करते हैं, बिजली महंगी होने की बात करते हैं, गैस महंगी होने की बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, जब
हमारी जो ग्रोथ रेट 6% पे थी, आज हम खुद डॉक्यूमेंट्स में बता रहे हैं कि हमारी यानी आप ये समझते हैं कि वो हुकूमत उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, लेकिन जब मिसाके जमहूरियत की बात की जाती है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है? मैं दोबारा आता हूं, मैं जरा शैला रजा साहब से भी मौक़िफ़ ले लूं ताकि फिर उस बात को आगे बढ़ाएं। शैला साहब ये फरमाइएगा, 2006 में मिसाके जमहूरियत हुआ, आपको लगता है कि इस वक्त, क्योंकि हमेशा बात की जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की के लिए खास तौर पर, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आती, तो शैला रजा साहब आप क्या समझती हैं इस वक्त? एक तो जो मौजूदा क़यादत है उसमें नवाज शरीफ और जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, उन जैसी मफाहमती सोच मौजूद है, और फिर कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पर फौरन जो है तमाम जमातों को मिसाके जमहूरियत कर लेना चाहिए? अच्छा जनाब, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती जो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए पॉलिटिकल क़ुव्वतें कह दें, फोर्सेस कह दें, उनसे तैयार ना, क्योंकि आप जितने भी एक दूसरे के नज़रियाती तौर पर मुखालिफ हो जाएं, आप ईरान और अमेरिका नहीं है। ईरान और अमेरिका जो है वो भी बातचीत को देख रहे हैं। जो शख्स बार बार अपनी बात से मुकर जाता है, ट्रम्प, जिससे उसकी पूरी कौम परेशान है, वो भी बातचीत का ख्वाहिशमंद है। तो मेरा ये कहना है कि बातचीत सब होती है, और देखें दोनों तरफ से ओपन माइंड होना चाहिए जब भी बातचीत हो, जिसके भी हो, और उसका तरीका यही है कि अपनी अपनी सिफारिशात या डिमांड्स लेकर आते हैं, और एक कोशिश होती है कि 60% भी अगर कोई अपनी डिमांड्स हासिल कर ले तो बड़ा खुश होता है, 50% भी। तो अब जो सूरत हाल है आपकी, ऐसा नहीं है कि हुकूमत भी डायलॉग नहीं चाहती, हुकूमत भी चाहती है और PTI भी चाहती है, लेकिन PTI जब डायलॉग के किसी मरहले पे पहुंचती है तो आज नहीं, आप जब भी PTI के डायलॉग्स का आप हिस्ट्री देखें, उसको इनके बानी जो हैं वो बिगाड़ देते हैं। खान न्याज़ी साहब, एक मुज़ाकराती अमल हमें याद है हुआ था जिसमें दोनों तरफ से बैठे गए, फिर कहा गया जो है मामलात को लिख कर लाया जाए, और फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ सका था। अब हुकूमत ये आपसे डिमांड करती है कि आप असम्बली में असम्बली के मामलात को डील करें, अदालत में अदालती मामलात को डील करें, और मुल्क को चलने दें। आपके एहतजाज की वजह से बार बार ये सब कुछ जो है वो डीस्टेबलाइज होता है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपकी अपनी जमात के बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते, तो आपको लगता है कि एक विंडो ओपन की जाती है बार बार कि आपको जमहूरी अमल का हिस्सा बनाया जाए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विंडो गेन नहीं कर रही, उसमें नहीं दाखिल हो रही? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो देखो, आज भी अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने क्या बात की है। गवर्नमेंट खुद संजीदा नहीं है। हमने तो अपने सेनेट के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर दो शख्सियात को, मुकम्मल खान साहब ने और इवन पार्लिमानी पार्टीज ने, चाहे सेनेट की थी या नेशनल असम्बली की थी, उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया कि आप मज़ाकरात की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको मुकम्मल इख्तियार दिया जाता है, या आप जो है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं। ये दोनों इख्तियारात दिए गए मुकम्मल तौर पे। तो इसमें क्या आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की नेशनल असम्बली में, क्या उसके लिए कुछ संजीदा नौयत की उन्होंने कमेटी बनाई अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके? क्या उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया, उसके लिए TORs बनाए? तो आपको जवाब नफी में मिलता है। ये सिर्फ तो अमजद खान न्याज़ी साहब, वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर आप मिसाके जमहूरियत के लिए बैठ जाएंगे? शर्त क्या होगी आपकी? देखिए, हम बात सुने ना, सबसे पहली बात ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो उसको सफर 3 चीजों ने करना है। आपकी इकोनॉमी को करना है, आपकी सिक्योरिटी को करना है, आपके इंटरनल आज जो आपके मसाइल हैं, इवन एक्सटर्नल जो आपके इंटरनेशनली आपके बॉर्डर पे आपकी जो पोजीशन है, इंडिया खड़ा है, आपके साथ बाकी जो बॉर्डर्स हैं दूसरे ममालिक के साथ, वहां पे आपके लिए इश्यूज हैं। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसमें आपको और आपकी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। हम पाकिस्तान के वजूद के साथ देखें, हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वजूद के साथ सबका वजूद है। तो हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, जमहूरियत की बात की है, आज़ाद अदलिया की बात की है। हमने हमेशा जो है, मैंने पहले कहा कि हमने कभी
अपने जाती वेंडेटा के मुतालिक कभी कुछ नहीं कहा। हमने हमेशा पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान अमजद खान नियाज़ी साहब, मिसाक़ जमहूरियत पर किन शराइत पर आप राजी होने के लिए तैयार होंगे? ये तो देखें गवर्नमेंट कितनी संजीदगी दिखाएगी और कितना वो हमें हमारे साथ जब उन्होंने तो ऑफर कर दी, उन्होंने तो कह दिया आए बैठे बात करें। अब जवाब तो आप, लेकिन मेरी बात सुने ना, ज़ौक़ मुझे बात तो उन्होंने की, लेकिन क्या वो बात सिर्फ मीडिया के लिए था या वो बात वाकई जमहूरियत के लिए थी या संजीदगी उसमें थी? वो आपको अगले कुछ दिनों में नजर आ जाएगी। अगर वो संजीदा होंगे तो वो कमेटी बनाएंगे अपोजिशन, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलेंगे, तब हमें भी यकीन आ जाएगा कि वो किसी बात में संजीदा हैं। तो आप भी देखेंगे, हम नासिर भट्ट साहब कितने संजीदा हैं वज़ीर आज़म साहब इस बात को लेकर? एक कमेटी पहले बनी थी 2024 के आखिर में, 2025 के स्टार्ट में भी उसमें मुज़ाकरात हुए, वो आगे नहीं बढ़ सके। अब कितनी संजीदा है हुकूमत? देखें, एक तो मैं शक कर रहा हूँ कि न्यायी साहब मेले पीटीआई से नहीं है। ये पीटीआई का रवैया तो नहीं जो न्यायी साहब कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। ये वही है जब बातें हैं तो इस्लामाबाद में गोलियां भी चलाते हैं। ये वही है, इनको कहते हैं आज संगजानी में ठहरे, कहता नहीं हमने रेड एरिया में जाना है। ये वही है जिनको हाई कोर्ट कहता है कि आपने जहाँ रेड जोन के एरिया में नहीं आना, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये फिर आते हैं। ये वही है। आप मुझे बताएं, इनके एक एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज मुझे एक बता दें। ये आते हैं क्या करते हैं? अच्छा, अभी एक बात की न्यायी साहब ने, संजीदा तो हम है, वो कमेटी तो अभी तक कायम है जो अभी आपने बात की। वो 2 मीटिंगें करके कौन भाग गए? वो बैरिस्टर गौर ने जेल से बाहर रखा, मुझे इमरान नियाजी ने कहा कि कोई आपसे बात नहीं होगी। हम फिर भी बैठे बुलाते रहे कि आ जाए, आपको क्या तफज़ात है, हमसे बात करें, अगर आपको याद हो तो इनको चला के दिखा दें। ये भाग गए, ये किसी जगह बैठते नहीं। इन्होंने महमूद खान अचकजई को अपना बनाया, उसका अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का। वो इनमें से पीटीआई के बारे में, वो जो पीटीआई का चेयरमैन इनके बारे में कहता रहा, वो एक अलहदा बात है। इनको भी इन्होंने इख्तियारात नहीं दिए। ये किसी बात पे आते नहीं है। आप मुझे बताएं किस जगह संजीदा है? वो किसी जगह नहीं है। जरूर है, कमेटी अभी तक बनी हुई है, बात करें। ये जब 26वीं तरमीम आई थी, ये मौलाना ने कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था 1 महीना दें, हम अपोजिशन में इकट्ठे बैठ के बात करेंगे। इन्होंने अपने नाम भी दिए। मैं इसे तारीख तो रहा हूँ कि इनका ये काम है, ये सामने हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है। और नासिर भट्ट साहब, एक अगर मुतालबा जिस पर वो बार बार बात करते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं, फिर आप मुझे बताएं, करवा दें हुकूमत मुलाकात, मामला इनका भी मौक़िफ़ खत्म हो जाए और शायद वहां से भी कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए। अच्छा सुने, मुझे एक बात बताएं, एक मैं बताऊं, मुझे ये संजीदा अगर किसी काम में होते, जब इनको कहा जाता है कि 3 बंदे मुलाकात करेंगे, ये दर्जनों बंदे लेके वहां एहतजाज करते हैं और ऐलान करते हैं कि आज नहीं छोड़ेंगे, आज इधर ही बैठेंगे। तो आप मुझे बताएं, वो जो सुप्रीडेंट जेल है डयाला का, उसको बाकी 10,000 जो कैदी हैं उनकी भी फिक्र है। ये जाके मुलाकात के लिए जाते ही नहीं। मुझे आप बताएं ना, जाए। इनको हाई कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने हाई कोर्ट में ये गए हैं, हम नहीं गए कि हम जिन बंदों के नाम देंगे। ये 4 बंदों के नाम देते हैं मिलने के लिए। मुझे बताएं कितने बंदे जाते हैं ये, और ये ऐलान करते हैं आज नहीं छोड़ेंगे। वो वैसे उनकी फैमिली तो जाती है और फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि हमें मिलने भी दिया जाए, और उनकी सेहत के हवाले से भी वो सवाल उठाते हैं। शैला रज़ा साहबा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार हमेशा थोड़ा मुख्तलिफ रहा। मैं शैला साहबा से जरा मौक़िफ़ ले लूँ, मुख्तलिफ रहा। जब ये इलेक्शन हुआ तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जी भट्ट साहब, एक बात मैं कर दूं फिर आप चले जाए उधर। मुझे बताएं कि जो अंदर जेल में सुप्रीटेंडेंट बैठे हैं, वो रात को 12 बजे भी अगर उसने कहा कि मेरी आंख को तकलीफ है, वो लेके हॉस्पिटल चला गया। अब ये कहते हैं जी हमारे डॉक्टर मिले। अब हमारी बात करें। आप मुझे बताएं कि अब इनकी बात क्या करें? वो जब सुप्रीम कोर्ट ने बंदा भेजा, इन्हीं का वो था अपना वकील इमरान खान का, वो गया अंदर जाके उसने 3 घंटे मुलाकात की। उसके बाद सुप्रीटेंडेंट ने भी रिपोर्ट जमा कराई और उनकी दोनों की बातें एक थी कि भाई हर चीज देखी जा रही है, उस पे इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं मियां साहब से इतने लोग मिलते थे, हमने तो कभी नहीं रोका, पता नहीं हमारी दफा क्यों पीएमएलएन ये कर रही है। तो शैला साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार मुख्तलिफ रहा। जब इलेक्शन हुए तो दावत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इस वक्त भी हमने देखा कि वो दीगर मामलात में भी सालसी का किरदार अदा करते हैं। तो क्या आप पीएमएलएन के साथ आप इत्तेहादी भी हैं
और फिर ये भी है कि इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है मामलात को। तो क्या कुसालसी का कोई ऐसा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा करने को तैयार है कि उनके भी मुतालबात ज़रा मान लिए जाएं, इधर भी कुछ सेटल डाउन हो जाए, को हमें सियासी इस्तेहकाम भी नज़र आ जाए? अच्छा, एक तो ये कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है ना, नून लीग के इत्तेहादी नहीं है, हम सपोर्टर हैं क्योंकि हम कैबिनेट का पार्ट नहीं है। दूसरी बात ठीक। ये है कि जब कमेटी बनी थी तो उसमें पीपल्स पार्टी के भी मेंबर्स थे और हमने हुकूमत की तरफ से उस वक्त तक उसमें कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि हुकूमत की ज्यादती होती या कोई चीज होती, तो हम जरूर बात करते। लेकिन यही लोग हट गए तो हम मसला फिर वही है कि ट्रम्प पे कौन एतमाद करे। आप ये समझते हैं कि इधर भी अदम एतमाद है और इस कदर सख्त है कि वो सीज फायर की सिचुएशन भी नहीं आ सकती? नहीं नहीं, बिगाड़ देते हैं बानी पीटीआई। जब बहुत पहले इलेक्शन के मैटर्स थे और शाह महमूद साहब को क़यादत दी थी, तो शाह महमूद साहब ने कहा था कि 80 to 89% हम जो है ना अपने टारगेट्स अचीव कर चुके थे, तो बड़ी बात। लेकिन उन्होंने मामला बिगाड़ दिए। फिर इसी तरह पहले भी कि अडियाला जाएंगे, फिर 26वीं तरमीम में भी सब माने हुए थे पीटीआई वाले, तो इनका अडियाला जाएंगे और वहां जाके मामला बिगड़ गए, तो क्या कर सकते हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं सब? जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि देखें, जब भी अडियाला बाकायदा एक लिस्ट जाती है, जो जनरल सेक्रेटरी राजा साहब जो है, राजा सलमान अकरम भाई जो है, वो बाकायदा सबमिट कराते हैं और जो डायरेक्शंस हाई कोर्ट की हैं उसके मुताबिक उसको फॉलो किया जाता है। कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया जाता, कानून को फॉलो किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती है कि अदालतों के फैसलों को माना नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि वो कमेटी मौजूद है, वो आप ही का इलामिया जारी किया गया कि वो कमेटी ख़त्म हो गई थी। और जब कमेटी थी तब भी आपको याद होगा कि कमेटी से जो हमारे जो उस वक्त हमारी तरफ से जो कमेटी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि खान साहब से मजीद डायरेक्शंस के लिए हमारी मुलाकात करा दी जाए। तो आपको याद होगा, मीडिया गवाह है इस बात का कि वो मुलाकात तक नहीं करा सके थे। आप खुद अंदाजा करें कि उस कमेटी के पास कितना इख्तियार था या वो कितना इख्तियार रखती थी कि वो मामलात को, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को ख़त्म कर सकती या आगे बढ़ सकती। ये आप खुद मेरे से बेहतर जो है इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं और मवाद भी ले सकते हैं। राइट, यानी हम उसी भंवर के अंदर मौजूद हैं वो, और उस भंवर के बाद हमें जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर फिर स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। तमाम सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं लेकिन बैठने के लिए तैयार नहीं होती। बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याज़ी, नासिर भट्ट साहब और शला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।